वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्ट ऑफ 1786। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं 1786 में इंडिया में मैसूर वार चल रही थी, मराठा वार चल रही थी, इसके आसपास, ठीक है। 1786 वाला जो पीरियड था, ये जो डेकेड जो चल रहा था, तो यहाँ पे जो इंडिया में अलग अलग जगह पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फाइट कर रही थी, ठीक है। सुपरमेसी के लिए फाइट चल रही थी, ठीक है। क्लैश ऑफ पावर हो रहा था। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक गवर्नर जनरल चाहिए था जो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से चले, ठीक है। जिस तो इसके लिए जो कॉर्नवालिस था वो एक ठीक है, वो सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉर्नवालिस के लिए ये प्रपोजल रखा कि आप जो है वो गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाएं। लेकिन जो कॉर्नवालिस था उसने आगे दो डिमांड रख दी कि अगर ये दो डिमांड जो है मेरी फुलफिल होती है तो मैं आपका ये प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लूँगा। तो सबसे जो पहला प्रपोजल था वो क्या था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर, ठीक है। और जो दूसरी जो डिमांड थी वो क्या थी कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो खुद होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों जो डिमांड थी इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है और एक्ट ऑफ जो 1786 का 6 है उसको इनेक्ट कर देती है। इसके बाद हमारा आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो इस चार्टर एक्ट में क्या डिसीजन लिए गए? तो सबसे पहला जो डिसीजन लिया गया वो लिया गया कि जो ओवर राइडिंग पावर थी, ठीक है, जो कॉर्नवालिस को ओवर राइडिंग पावर दी गई थी 1786 के एक्ट में, वो फ्यूचर गवर्नर जनरल को भी दे दी जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकंड डिसीजन लिया गया वो क्या लिया गया कि जो ट्रेड मोनोपोली है उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया 20 साल के लिए, ठीक है। अब 20 साल के लिए क्यों किया गया? क्योंकि अगला जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट आना था वो 20 साल बाद आना था, मतलब 1813 में आना था, इसलिए इसको 20 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब जो कमांडर इन चीफ था वो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से नहीं हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ अगर क्रोन किसी मेंबर को, ठीक है, एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कमांडर इन चीफ बनाता है, ठीक है, तो वो बन सकता है, ठीक है। और ये जो पावर है वो किसके पास है? हमारी क्रोन के पास है, या हायर अथॉरिटी के पास, ठीक है। तो तभी वो बन सकता है कमांडर इन चीफ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो मेंबर है कमांडर इन चीफ तभी बन सकता है जब क्रोन बनाए, ठीक है। वरना जो है कमांडर इन चीफ जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नहीं होगा, ठीक है, जनरली नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो सैलरीज हैं, ठीक है, किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी जो सैलरी है वो कहाँ से मिलेगी? ठीक है, इंडियन रेवेन्यू से, ठीक है। तो जो कंपनी का डिविडेंड है, ठीक है, आपको जैसे कि आप जानते हैं 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो कंपनी का डिविडेंड कितने परसेंट पे रखा गया था? 6% पे। तो अब ये जो है वो उसको रेज कर दिया गया 10% तक, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि गवर्नर जनरल है, जब वो गवर्नर जनरल है वो जब मद्रास या बॉम्बे में जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो मद्रास और बॉम्बे की जो अथॉरिटी है उसको सुपरसीड कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो जब खाली करता है अपनी बंगाल की सीट खाली करता है और खुद कहीं और जाता है तो उस वक्त वो किसी और को अपनी जगह जो है अपनी पावर जो है वो डेलीगेट कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जो सैलरी, जो स्टाफ की सैलरी, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी वो कंपनी देगी, ठीक है। अब वो कंपनी इंडियन रेवेन्यू से देगी या कहीं से भी, वो अभी कंपनी पर डिपेंड है। और एक और जो प्रोविज़न है वो क्या था कि जो कंपनी है, ठीक है, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर साल 5 लाख रुपए देने, और कब देने? जब वो सारे एक्सपेंसेस जो अपने जो कंपनी इंडिया में करती थी उसके बाद, ठीक है, उसको कवर करने के बाद 5 लाख रुपए जो है वो किसको देने हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। अब जो सीनियर कंपनी ऑफिशियल थे उनको इंडिया छोड़ने के लिए मना किया गया हुआ था। अगर वो इंडिया को छोड़ते हैं, ठीक है, तो उनका छोड़ने इस डिसीजन को रेजिग्नेशन माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है जो कंपनी के इंडिविजुअल थे, जो कंपनी एम्प्लॉइज़ थे, ठीक है, उनको लाइसेंस दे दिया गया था कि वो जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी वो ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी जो प्रिविलेज को हम क्या बोलते हैं? कंट्री ट्रेड, ठीक है। तो अब ये जो ऑफिशियल थे, ठीक, कंपनी के ऑफिशियल थे, ये ओपीएम की जो है ओपीएम का ट्रेड करते थे, किसके साथ? चाइना के साथ। ओपीएम के बदले टी का, ठीक है, चाइना से टी आती थी और हमारे यहाँ से ओपीएम जाती थी। तो इससे जो है वो जो प्राइवेट जो कंपनी के ऑफिशियल थे वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो थे वो कमा रहे थे, और चाइना में ओपीएम क्राइसिस चल रहा था, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो प्रोविज़न है वो क्या है कि उन्होंने क्या किया? सेपरेट कर दिया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी फंक्शन को, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जो बंदा रेवेन्यू दे रहा है वो अगर उसके अगेंस्ट केस आता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है, वो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसी के अगेंस्ट अगर कोई केस आ जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही सुनता था, ठीक है। तो ये फेयर जस्टिस तो होगा नहीं। तो अब ये जो सिस्टम था, ठीक है, इसको सेपरेट आउट कर दिया। जो जुडिशरी फंक्शन थे वो कोई और करेगा और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को कोई और, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ? जो ट्रेड मोनोपोली थी हमारी इंडिया में, ठीक है, उसको बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। और अब कोई भी जो ब्रिटिश मर्चेंट था वो यहाँ पे आके ट्रेड कर सकता था, लेकिन एक्सेप्शन थी, ठीक है। क्या एक्सेप्शन थी? जो टी ट्रेड था और जो चाइना के साथ ट्रेड था उसमें मोनोपोली अभी भी किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके बाद जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ठीक है, वो यहाँ पे आ सकते थे, ठीक है। और वेस्टर्न एजुकेशन को, जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी जहाँ पे ब्रिटिश का कब्जा था, वहाँ पे
जो थी वेस्टर्न एजुकेशन जो थी वो प्रोवाइड की जा रही थी, ठीक है। और इसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट थी वो जो थी इम्पोज कर सकती है टैक्स किसी भी इंसान पे, ठीक है। और अगर वो पर्सन जो है वो टैक्स देने में फुलफिल, अगर वो टैक्स नहीं देता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो प्रॉपर कार्रवाई कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसको, इस एक्ट को हम क्या बोल सकते हैं कि ये फाइनल स्टेप था टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब फाइनल स्टेप। इससे पहले हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जो है जो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी हैं उनसे पावर धीरे धीरे ले रहे हैं, ठीक है। और किसको दे रहे थे? गवर्नर जनरल को, ठीक है। जो बंगाल में जो गवर्नर जनरल था उसको दे रहे थे धीरे धीरे पावर, ठीक है। लेकिन अब जो है ये इसमें जो क्या किया गया, जो भी जो गवर्नर जो बॉम्बे और मद्रास के जो लेजिस्लेटिव पावर थी, ठीक है, वो कंप्लीटली ले ली गई और किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसका डेजिग्नेशन जो है वो कन्वर्ट कर दिया किसमें? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उसमें जो सिविल और मिलिट्री पावर जो थी वो सारी की सारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। अब इसके बाद क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसा कि हम जानते हैं शुरुआत में क्या थी? कमर्शियल बॉडी थी। लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइट थी और इंडिया पे लगभग इसके जब ये 1833 वाला एक्ट आया तो लगभग इन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया हुआ था, ठीक है। तो अब ये सिर्फ कमर्शियल बॉडी नहीं रह गई थी, अब ये कम्प्लीटली एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई हुई थी, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कमर्शियल बॉडी थी, अब वो क्या बन गई हुई थी? प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। और जो कंपनी की टेरिटरी थी, ठीक है, वो किसके ये नाम पे चल रही थी? ये जो अपनी जो क्रोन आता था उसके नाम पे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है, ठीक है। अब 1833 में एक और जो प्रोविज़न है वो लाने की कोशिश की गई, ठीक है। लाया नहीं गया, लाने की कोशिश की गई। क्या? ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। लेकिन जो कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ठीक है, उन्होंने अपोजिशन दी, ठीक है, कि ये चीज़ उन्होंने, तो उनकी अपोजिशन की वजह से, ठीक है, ये जो प्रोविज़न है ये नहीं ला पाए। तो ये था हमारा टोटल आज का लेक्चर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।